नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आपका भारत 24 के पॉडकास्ट में। न्यू जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स आ चुके हैं। कुछ सस्ता हुआ, कुछ महंगा हुआ है। बहुत कुछ सस्ता भी हुआ और ये लग रहा है कि एक नया 40% का स्लैब आ गया। फिर लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट का दबाव है और ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन हैं जो हम तक पहुंचे हैं लोगों के। और आज उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बहुत सरल भाषा में आपको समझाएंगे, आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे और बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केट की, ट्रम्प टैरिफ्स को लेकर सरकार की तैयारी की, क्या कमी है, क्या भरपाई करनी है और जीएसटी रिफॉर्म से दिवाली यानी 22 सितंबर से लेकर आने वाले जीवन में आपके क्या बदलाव होने वाला है। और इस पूरे पॉडकास्ट को आसान भाषा में समझाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जो कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि श्रीनाथ जी की धरती से आते हैं और एक फायर ब्रांड प्रवक्ता कांग्रेस के हुआ करते थे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो फायर ब्रांड प्रवक्ता से एक आम व्यक्ति बनकर बीजेपी में गए और उसके बाद आज प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बन गए। उन्हीं से समझेंगे। स्वागत है आपका प्रोफेसर साहब। गौरव वल्लभ जी, आपने एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन सबसे पहले कि आप श्रीनाथ जी की नगरी से आते हैं, एक यंग रिसर्चर आप थे, उसके बाद आपने सियासी पूरा सफ़र लिया, 2 चुनाव भी लड़े और अब आप आर्थिक सलाहकार बन गए हैं प्रधानमंत्री के, उनको सलाह देते हैं। श्रीनाथ जी का आशीर्वाद और कहाँ तक ले जाने वाला है आपको? देखिए, ये तो ईश्वर को ही पता है कि ईश्वर की कृपा कहाँ ले जाएगी, पर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का जब से सदस्य बना और उससे पहले 2024 जब मैंने भाजपा ज्वाइन की, तब से मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं गिलहरी जितना योगदान 2047 के विकसित भारत के संकल्प में दूं। और अब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं वो गिलहरी वाला योगदान दे रहा हूँ, तो इस बात की मुझे संतुष्टि है। ईश्वर ने मेरे भाग्य में और ईश्वर ने मेरे आने वाले समय में क्या लिखा हुआ है ये हमें नहीं पता, पर मुझे आत्मसंतुष्टि है कि मैं अपनी गिलहरी वाली भूमिका पूरी निभा पा रहा हूँ। विकसित भारत का जो 2047 का संकल्प है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है, हम सबको, मुझे लगता है प्रत्येक 140 करोड़ देशवासियों को, हम सब की उसमें भूमिका है और हम सब वो भूमिका अपनी अच्छी तरह से निभा भी रहे हैं। देश आज जो पिछले Q1 का FY26 का रिजल्ट आया, 7.8% की ग्रोथ, और इतने जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ के बावजूद देश की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.5% पे ग्रो करना आज भी इस मौजूदा वित्तीय वर्ष में फिक्स्ड है। और जो ग्लोबल एजेंसीज़ हैं वो अगले 3 साल में भारत की ग्रोथ ऑन एन एवरेज 6.8% पे मान रहे हैं। तो दुनिया में एक ऐसा देश बताइए अदिति जी, एक जो 6.5-7% से ग्रो कर रहा हो और जहाँ जो महंगाई की दर है वो 3%। नेक्स्ट जेन जीएसटी जो रिफॉर्म कहा गया है, तो ये कब से तैयारी थी? क्या पहले तो सबसे पहले समझेंगे इससे क्या फ़ायदा हो रहा है व्यक्ति को? 140 करोड़ लोग हैं, उनको क्या फ़ायदा? देखिए, प्रधानमंत्री जी का हमेशा से ये मानना था और जितनी बार भी व्यक्तिगत रूप से मुझे मिलने का अवसर मिला, उनका ये कहना था कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम में वृद्धि करनी है। ठीक है। तो आप देखो, जो लोग ये कहते हैं ना, ये दबाओ वो दबाओ, मैं आपसे पूछता हूँ, इनकम टैक्स में 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री हो गई, वो निर्णय कब हुआ? आज से 7-8 महीने पहले, पिछले बजट के, बिल्कुल 5-6 महीने, 7 महीने पहले, जब तो कोई भी इंटरनेशनल इशू नहीं था। तो उसका भी प्रभाव क्या पड़ा? लोगों की डिस्पोजेबल इनकम, कंज्यूमर इकोनॉमी साइकिल ग्रो करी। बिल्कुल ठीक है। फिर अभी भी जीएसटी जब मैच्योर हो गई, तो उसमें जब भी कोई टैक्स का होता है, मैच्योरिटी आती है, तो उसमें रिफॉर्म्स होते हैं। जैसे आपको याद होगा, कोई ज़माने में भारत में 80% इनकम टैक्स भी रहा हुआ है। 80%, मतलब 100 रुपये कमाओ तो 80 रुपये सरकार, आपको 20 रुपये मिलेंगे। पर आज 12 लाख तक तो टैक्स फ्री और मैक्सिमम रेट भी 30% पे आ गई, 30% पे आ गई मैक्सिमम रेट इनकम टैक्स। तो इसमें भी प्रधानमंत्री जी का ये मानना था कि देश के मध्यम आय वर्गीय लोगों के हाथ में, किसानों के हाथ में
हमारी महिला शक्ति के हाथ में, युवाओं के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाओ। और उसका उनका सोचने का तर्क ये था कि भारत की अगर जीडीपी 100 रुपया है तो वो 80 रुपया सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन के कारण है, बिल्कुल 20 रुपया सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारण है। तो आवर्स इज ए कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। मीन्स अगर हमारी जीडीपी 100 रुपये है तो उसका कारण हम मैन्युफैक्चर करते हैं और 140 करोड़ उसको कंज्यूम करते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था का पहिया चलता रहता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर हम आ गए हैं जिसको समझने के लिए कि कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी को पहले से भी प्लान किया जा रहा था। पिछले बजट में हमने उसको साफ साफ देखा, मेरे हाथ में पैसा आएगा तो मैं खर्च करूंगी और ये डोमेस्टिक इकोनॉमी चलेगी। लेकिन हम इस पर डिपेंडेंट नहीं है, हमको एक्सपोर्ट दूसरे देशों से चाहिए था। अब आ गए ट्रम्प साहब, तानाशाही कर रहे हैं, तो उसकी हमारे पास काट क्या है? उसकी काट हमारी सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दी है। हम 3 चीज़ें प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट्स दोहराता हूँ, लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं या जानबूझ के समझना नहीं चाह रहे। हमने इनकम टैक्स और जीएसटी के रिफॉर्म्स के बाद देश में 5,30,000 करोड़ रुपए का एडिशनल कंजम्पशन होगा। पर एक बार का भार तो सरकार पे आएगा शॉर्ट टर्म पे। पर मैं आपको कह रहा हूँ 5,30,000 का अगर एडिशनल कंजम्पशन होगा तो उस पर मान लो 10% भी जीएसटी लगी तो 50,000 करोड़ का तो आपका एडिशनल जीएसटी कलेक्ट हो गया ना। तो जो ये कंजम्पशन बढ़ेगा, ये शॉर्ट टर्म में कुछ रेवेन्यू का भार, शॉर्ट टर्म में यहाँ पे 4-6 महीने ही बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म का मतलब 1 साल भी नहीं बोल रहा। उसके बाद मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में हमारा जो कंजम्पशन इंक्रीज होगा वो हमारी जो शॉर्टफॉल जो इसकी आप बात कर रहे हो उससे बहुत ज़्यादा उसको रिकवर कर लेगा। तो दिस इज़ ए विन विन सिचुएशन। ये इनकम टैक्स रेट रिलीफ्स और जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन के बाद 5,30,000 करोड़ का इकोनॉमी में एडिशनल कंजम्पशन प्रेडिक्टेड है और ये एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट है। अच्छा, आप ये बात तो मानेंगे गौरव जी कि हम भारत देश में बहुत मेहनती लोग हैं लेकिन प्रेशर के दौरान काम करते हैं। ये बात अलग है कि हमारा विजन लंबे समय से चल रहा है, लेकिन जैसे ही ट्रम्प के इस तरीके के टैरिफ आए हमने भी चीजें बदली। नहीं, आपने पूछा ना इस टैरिफ का क्या रेस्पॉन्स भारत का, ये सवाल आपका था। तो एक तो हम हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहे हैं, दूसरा हम एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। जो हमारा सामान अमेरिका में हम भेजते थे, हम दुनिया के दूसरे देशों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसमें ब्रिटेन के साथ हमारा एफटीए हो गया, ईयू के साथ भी एफटीए होने की बहुत बड़ी संभावना है और बहुत जल्द कुछ समाचार आ सकता है। दुनिया के दूसरे जो एक बिजनेस के कार्टल्स है, जो 5-6 देशों के ग्रुप बने हुए हैं, उसमें भी हमें जाना है नहीं जाना है इसके बारे में भी हम इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 4-6 महीने कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, मैं ये मानता हूँ। और कुछ एम्प्लॉयमेंट जो स्पेसिफिक 3-4 सेक्टर्स बताता हूँ और वो चारों सेक्टर आप और मेरे राज्य से संबंधित है। जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और लेदर प्रोडक्ट्स, ऑल ऑफ देम। हाँ। तो इन राजस्थान, इन चारों सेक्टर्स में, क्योंकि ये चारों सेक्टर्स से मेजर सामान अमेरिका एक्सपोर्ट होता है, इन चारों सेक्टर्स में शॉर्ट टर्म, वापस कह रहा हूँ शॉर्ट टर्म का मीन्स 4 से 6 महीने, कुछ इश्यूज फ्लैग आउट हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है और आने की संभावना भी, एज ए इकोनॉमिस्ट बता रहा हूँ। पर जिस तरह से हम कंजम्पशन बेस को इंक्रीज कर रहे हैं, जिस तरह से हम एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, हमारी ग्रोथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रोथ नंबर तो 6.5-7% के बीच रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ग्रोथ प्रेडिक्ट करी FY26 की, आफ्टर ट्रम्प के जो टैरिफ है इम्पोजिशन, उसके बाद वो 6.5% इंटैक्ट रखी। तो हमारी ग्रोथ इंटैक्ट है। कुछ सेक्टर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आ सकती है, कुछ सेक्टर स्पेसिफिक बेरोजगारी के नंबर्स में प्रॉब्लम आ सकती है, पर गवर्नमेंट पूरी प्लानिंग के साथ उन सेक्टर की हैंड होल्डिंग कैसे करनी है, उनका हाथ कैसे पकड़ना है, उनको ऊपर कैसे लाना है, इसकी उन्होंने पूरी प्लानिंग सरकार ने की है। एक बात आपसे एज इकोनॉमिस्ट भी समझना चाहूंगी, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में, अमेरिका से हमारे दशकों से संबंध है
और हमने एक पर्सनल केमिस्ट्री भी देखी। और सबसे खूबसूरत बात भारत की भी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अक्सर कहते हैं कि कोई भी देश महान एक अपनी संस्कृति से होता है, कल्चर से होता है, हम रूट से जुड़े हुए हैं। हमने चाइना के प्रेसिडेंट को तब गुजरात बुला के और अलग अलग जगह बुला के इतना स्वागत किया, हमने ट्रंप के लिए तो क्या नहीं किया। लेकिन आपको लगा कि वी हैव केप्ट ऑल द एग्स इन वन बास्केट एंड वी वर मोर डिपेंडेंट ऑन अमेरिका देन एनीबडी एल्स, एनी अदर कंट्री? देखिए, मैं आपको ये कहूँगा कि दुनिया की कोई अर्थव्यवस्था, दुनिया की, भारत को इग्नोर करके प्रॉस्पर कर ही नहीं सकती। एब्सोल्युटली, आज की तारीख में नहीं हो सकता। 18%, यू लाइक इट और नॉट, हाँ, यू हैव टू। करेक्ट। 18% अदिति जी दुनिया के लोग हमारे देश में रहते हैं, तो क्या 18% को इग्नोर करके कोई भी दुनिया की बड़ी कंपनी अपना व्यापार चला सकती है? 18 मतलब हर 5 में से 1 आदमी भारत में रहता है दुनिया का। अगर दुनिया में 5 आदमी हैं तो 1 आदमी भारत में बैठा हुआ है। तो दुनिया की कोई अर्थव्यवस्था हमको इग्नोर नहीं कर सकती। पर पिछले कुछ साल भर में पूरे दुनिया में डी ग्लोबलाइजेशन, मतलब जो ग्लोबलाइजेशन 91 में हुआ उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है, और एक नया टर्म कॉइन हुआ है इकोनॉमिक नेशनलिज्म, आर्थिक राष्ट्रवाद। ये आर्थिक राष्ट्रवाद और डी ग्लोबलाइजेशन के वातावरण में पूरी दुनिया के रिश्ते और पूरी दुनिया के धंधे, बिजनेसेस रिकैलिब्रेट हो रहे हैं। जो नए नए कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, नए नए बिजनेसेस बन रहे हैं, और इस रिकैलिब्रेटेड वर्ल्ड के समय अदिति जी एआई भी आ चुका है। ये अपना अलग इम्पैक्ट डाल रहा है। सर, ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि नए कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। लेकिन एक कॉम्बिनेशन का जिक्र कर लेते हैं, भारत और अमेरिका, ग्रेट कॉम्बिनेशन। उनकी परचेजिंग पावर बहुत अच्छी है। हम डायमंड्स देते हैं, तमाम तरीके की चीज़ देते हैं, वो परचेज करते हैं और सब कुछ स्मूथ है। और अमेरिका को भी भारत की उतनी ही ज़रूरत है। अमेरिका को 90 के दशक में भारत से गए हुए टैलेंट ने आज टेक्नोलॉजी में और वो अमेरिका को ग्रेट बनाया। उसके बाद भी आज वापस से उस H1B वीज़ा पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन हमारा कॉम्बिनेशन चाइना तो हो ही नहीं सकता, हर पड़ाव पे हमारे फ्रिक्शन है। दूसरा, रशिया अपने स्ट्रगल में है, वो हमारा दोस्त है, उसने शो कर दिया व्हाट्सोएवर, और हमने भी उनको शो कर दिया। ब्रिटेन और EU तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में अमेरिका के दबाव में है। तो भारत उभर रहा है, लेकिन भारत का सबसे ऑब्वियस दोस्त तो अमेरिका ही था। देखिए, भारत की ग्रोथ है ना, जो अभी अगले 10-15 साल दुनिया के बड़े देश उस ग्रोथ को रोकने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भारत एक आर्थिक महाशक्ति की तरफ जा रहा है। भारत पेटेंट्स हो, भारत में, जैसे अमेरिका के अलावा कौन से देश आप मानते हैं? मैं किसी देश का नाम लेना मेरे लिए अनुचित होगा, पर पेटेंट्स हो, रिसर्च हो, मैन पावर हो, ब्रेन हो, वो भारत का ग्लोबली परचम लहरा रहा है। कल मैं आपको बताऊं, कल अमेरिका के राष्ट्रपति ने अमेरिका के 20-25 CEOs को डिनर पे बुलाया। मैं फोटो देख रहा था आज सुबह, उनमें 6 तो भारतीय हैं। और उन्होंने कहा अपने ट्वीट में कि ये लोग अमेरिका चलाते हैं जिनके साथ मैं डिनर कर रहा हूँ। 6 तो भारत के मूल के लोग बैठे हैं। तो कोई भी देश भारत को अंडर एस्टिमेट करके, भारत को इग्नोर करके प्रॉस्पर नहीं कर सकता। और जैसा मैंने पुनः कहा कि हमारे संबंध दुनिया, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है, हम वसुधैव कुटुंबकम की पॉलिसी से आगे बढ़ रहे हैं। हम किसी देश को क्रश करने का काम नहीं कर रहे, उसके इंटरेस्ट को क्रश करके आगे बढ़ने का हमारी सोच नहीं है, हमारी सोच ही नहीं है। हमारी सोच तो सबका साथ सबका विकास वाला, और ये ग्लोबली भी हम इसको मीन करते हैं। इमेजिन चाइना, अच्छा सर, हम चाइना के मार्केट को रिप्लेस कब कर पाएंगे? हम भी महाशक्ति हैं, बड़ा मार्केट है, जो हम प्रोड्यूस करते हैं वही हम कंज्यूम कर सकते हैं, सब कुछ है। लेकिन अमेरिका को ये पता था कि चाइना का काउंटर सिर्फ भारत कर सकता है। चाइना की पावर क्या है अभी? हमारी इकोनॉमी और चाइनीज इकोनॉमी एग्जैक्टली अपोजिट है। जैसे मैंने शुरू में कहा, हमारी कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, चाइनीज एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी।
नहीं, व्हाट इफ हम यहाँ पे बड़े मैन्युफैक्चरर बन जाएं तो शायद हम चाइना को बहुत बिल्कुल पीछे कर छोड़ सकते सकते हैं। हैं। उसी के लिए तो आप देखो, अभी 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर का जो पहली चिप भारत ने बनाई उसका इनॉग्रेशन किया, उसको देश को समर्पित किया। तो और लंबे समय से सेमीकंडक्टर पे काम। तो हम भी न्यू एज टेक्नोलॉजीज में काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा। हम भी एआई पे काम कर रहे हैं, रोबोटिक्स पे काम कर रहे हैं, मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजीज में काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। और दुनिया में जहां दूसरे देशों में भी हो रहा है वहां हमारे लोग अधिकतम आप पाओगे। अमेरिका में भी कोई क्वांटम टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है तो अगर उसके ऑफिस में 100 जने हैं तो 40 भारतीय इंजीनियर होंगे। ब्यूटीफुल सर, लेकिन एक चीज बताइए सर, अब एक और आरोप निकल कर आ रहा है बोलिए। कि इतने साल हमसे जीएसटी लिया, पनीर पे 12% जीएसटी, 100 रुपये का पनीर 112 रुपये, और अब आपने जीएसटी को रिस्ट्रक्चर करके आसान कर दिया। तो या तो इतने टाइम तक हमसे जबरन वसूली हुई, या अब उस पैसे का क्या होगा, या हमारी तो मेहनत की कमाई मैं थी। आपको ये बता रहा हूँ कि जीएसटी जब लागू हुआ, अगर हम उस रेट की तुलना यूपीए के दौरान सर्विस टैक्स और एक्साइज से करें तो वो आधी थी। पनीर आप जैसे जो 12% बोल रहे हो, आपको ताज्जुब होगा हेयर ऑयल जैसे अभी कल 3-4 दिन पहले के रेट रेशनलाइजेशन के पहले हमारा हेयर ऑयल पे 18% पे था। अगर हम उसकी तुलना यूपीए के दौरान 20-30 टैक्स लगते थे तो वो 37% होता था, जो अब आप 5 में ले आए। वो पहले आया 18 पे, फिर आया 5 पे। तो लोग जो बोल रहे हैं ना पहले आपने, अरे आप उसकी पहले वाले की तुलना उससे पहले वाले से कीजिए। उससे पहले सर्विस टैक्स लगता था, एक्साइज ड्यूटी लगती थी, वैट लगते थे, सेल्स टैक्स लगता था, चुंगी लगती थी, ऑक्ट्रॉय, उस सारों का अगर आप जोड़ेंगे तो एसेंशियल कमोडिटीज़ पे 40% टैक्स। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, एक कमोडिटी है जिसका बहुत अज्ञानी लोग जिसको बोलते हैं कि साहब ट्रैक्टर पर कांग्रेस के ज़माने में, यूपीए के ज़माने में अगर सारे जीएसटी के जिन एक्ट्स को जीएसटी ने सब्स्टिट्यूट करा वो मान ले तो ट्रैक्टर पर लगभग 28% 30% टैक्स लगता था। तो अब वो धीमे धीमे कम हुआ है। तो आप ये कोई कहे कि साहब 8 साल हमने गलत दिया, अरे उससे पहले जो टैक्स लग रहे थे उसको आधा कर दिया था जीएसटी ने, और अब जो 8 साल पहले जो टैक्स था उसको अब आधे से भी कम कर दिया। सर एक इम्पोर्टेंट, हम जीडीपी आपने शुरुआत से अब तक का, और हम अक्सर 11 साल के इस बीजेपी के कार्यकाल में जीडीपी ग्रोथ, तीसरी अर्थव्यवस्था। सर ये तीसरी अर्थव्यवस्था का एक सवाल यह है कि भारत की ग्रोथ रेट तो ऊंची है, लेकिन हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। इसके साथ साथ हमने एक सपना दिखाया कि आप खुद का वो खोलें स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, उसको लेकर भी कोई ठोस बहुत बदलाव देखने को नहीं मिला। काम हो रहा होगा। तो हम एक तरफ तो अपनी 6.5-7% की वो बताते हैं, दूसरी तरफ अभी अनएम्प्लॉयमेंट है और एक डर है, महंगाई बढ़ रही है। लोग खरीद रहे हैं, सब गाड़ियां भी खरीद रहे हैं, फ्लैट्स भी खरीद रहे हैं, गुड़गांव तक में खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सब है। तो ये परसेप्शन का क्या कर, एक बात हम सबको समझनी चाहिए कि मतलब आंकड़ों में ही है क्या? आंकड़ों में नहीं, मैं आपको हर चीज का जवाब देता हूँ। एसेंशियल कमोडिटीज में महंगाई नहीं बढ़ी है। जैसे हमारे डेली यूज का टूथपेस्ट हो, हमारा साबुन हो, हमारे नॉर्मल एपरल्स हो, नॉर्मल घड़ी हो, पेन हो, पेंसिल हो, इसमें महंगाई नहीं बढ़ी है। आज पेट्रोल हो, डीजल हो, जो कीमतें हैं वो मोर और लेस कांस्टेंट है। तो महंगाई नहीं बढ़ी। और सरकार के जो आंकड़े हैं, जो सरकार अपनी तरफ से कलेक्ट करती है, और जो अन्य एजेंसियों के भी आंकड़े, भले CMIE का मान लें, तो वो आंकड़े भी महंगाई को बढ़त को नहीं बता रहे। सारे आंकड़े कह रहे हैं महंगाई की दर 3.5-4% के बीच चल रही है, जो यूपीए के दौरान 9 से 10% थी। मैं पुनः दोहराता हूँ, 9 to 10% महंगाई दर थी, जो अभी 3.5 से 4% पर है। तो महंगाई तो नहीं बढ़ी। अब आए बेरोजगारी वाली जो क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए, भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है, वो है भारत की डेमोग्राफी। यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, हमारी पॉपुलेशन, हमारी युवा फोर्स हमारी ताकत है। अब उस युवा फोर्स को हमें निश्चित रूप से एम्प्लॉयमेंट भी देना है,
ये इससे हम ना तो नकार रहे हैं ना ये कह रहे हैं कि ये हमारा काम नहीं, सरकार का ही काम है। मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं ऑन रिकॉर्ड आंकड़ों से बोल रहा हूँ कि पिछले 2014 से लेके 24 के बीच 17 करोड़ नई नौकरियों का सृजन हुआ, 17 करोड़। और 23 करोड़ देश के लोग गरीबी से बाहर निकल के आए। 23 करोड़ लोग, छोटा नंबर नहीं है। तो फिर भी इसमें और करना चाहिए और हम उसकी तरफ, प्रधानमंत्री जी की विशेष उसकी तरफ ध्यान है, उस पर भी और काम भी कर रहे हैं और भी करना भी चाहिए और उस पर और भी हम काम भी कर रहे हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। नंबर्स हम देखें तो अभी देश में बेरोजगारी की दर लगभग 3-3.25% के आसपास, जो बीच में 6% तक गई थी। वो भी मैं स्वीकार कर रहा हूँ, उसके भी कई कारण थे, पर अब जो बेरोजगारी का नंबर है वो कंट्रोल्ड है। और फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन, मतलब महिलाओं की रोजगार में भागीदारी निरंतर रूप से बढ़ रही है। ये देश के लिए बेहद सुखद समाचार है। अच्छा, एक और चीज़, जैसे अभी मैं आपको यूपीआई से आपसे लूँ या आपको दूँ तो पैसा लगेगा, उस पर भी चार्जेस हैं। मैं एटीएम से विड्रॉ करूँ, उस पर चार्जेस हैं। ये हिडन चार्जेस हैं, बट ये पॉकेट पे आते हैं, हमारी मेहनत की कमाई पे आते हैं। इन सब के लिए कोई देखिए, रिफॉर्म? ये तो सब बैंक के डिसीजन होते हैं, हर बैंक अपने निर्णय करता है। सरकार रेगुलेट, सरकार भी इसके ऊपर ओवरसाइट रखती है। मतलब अगर हम 2 बार ट्रांजैक्शन करें या 3 बार करें तो उसका कुछ, तो वो एक कहीं ना कहीं पॉकेट की बात है। ये सारी चीज़ें देखिए, कुछ इनिशियल कुछ ट्रांजैक्शंस तो फ्री होते हैं। एटीएम से भी आप विड्रॉ करें, एक नंबर से ज़्यादा विड्रॉ करें तो कुछ ट्रांजैक्शन चार्ज लग जाता है। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है इस पे भी ओवरसाइट है सरकार की, मैं इसको अस्वीकार नहीं करता हूँ, पर ये सारी चीज़ें उन बैंक और उन संस्थाओं के निर्णय होते हैं। मैं आपसे चर्चा करने से पहले ऐसे ही सोशल मीडिया पे गई थी, तो मैंने कमेंट पढ़ा, बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैंने कहा आपसे साझा किया जाए, और ऐसे उनके पुराने कमेंट्स देख के उन व्यक्ति के ये लगा कि वो भाजपा थॉट प्रोसेस के हैं। लेकिन फिर भी सवाल उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय से पॉपकॉर्न पर मीम्स बने और सोशल मीडिया पे लगातार टैक्स को लेकर हुआ, तो भारत की जनता और सोशल मीडिया कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ट्रंप ने हमें चीज़ें सस्ती दिला दी, बदलाव कर दिया। पॉपकॉर्न वाला भी जो मीम्स वगैरह बने वो टेक्निकली गलत, फैक्चुअली गलत थे। और पॉपकॉर्न में कई प्रकार के पॉपकॉर्न होते हैं। तो ये जो हमारा जो टैक्स का स्ट्रक्चर होता है उसमें कोडिंग होती है हर तरह के। जैसे अभी निर्मला सीतारमण जी ने एक बात कही कि किसी भी प्रकार की भारतीय रोटी पे कोई टैक्स नहीं। पहले के ऊपर देश की जो कोडिंग है कमोडिटीज़ की, उसमें रोटी अलग होता है, पराठा अलग होता है, मलाबारी पराठा अलग होता है और कई और प्रकार की भी रोटियां हैं। तो इसी तरह पॉपकॉर्न के भी कई प्रकार होते हैं। सरकार, देखिए, आप कहेंगे कि सर सिगरेट पर 40% क्यों, या गुटखा या पान मसाला पर 40% क्यों? क्योंकि सरकार इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहती है। ये देश के लोगों की हेल्थ के लिए इंजूरियस है। उसी तरह जो पॉपकॉर्न होते हैं जिसमें शुगर मिला दी जाती है, जो जली हुई शक्कर जिसको कहते हैं, कैरामेल्ड पॉपकॉर्न, तो वो सरकार उसको प्रमोट नहीं करना चाहती। शुगरी ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड वाटर हैं, सरकार इनको प्रमोट नहीं करना यही चाहती। वजह शायद जो सिन गुड्स पे आपने 40% लगा दिया है। तो इन पे अगर फिर भी आपकी इच्छा है खाने की तो फिर टैक्स पे करो सरकार। हाँ, इन पे सरकार इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहती। पर जैसे आपको मैं बताऊं, आम लोग हम चाय के साथ बिस्कुट खाते हैं तो उस पे टैक्स कम है या जीरो है। चाय के साथ एक अपन लोगों की आदत होती है, विशेषकर भारत के लोगों की, कि चाय के साथ, शाम की चाय के साथ एक नमकीन की फांकी लेते हैं, तो 5% नमकीन पे टैक्स कर दिया। तो सरकार अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो पॉपकॉर्न के अगेंस्ट में कोई चीज़ नहीं है, पॉपकॉर्न तो खाइए, पर ये जो शक्कर मिला हुआ पॉपकॉर्न है इसको कम खाइए। तो कम खाने को अब मैं आपको रोक तो सकता नहीं, तो सरकार जिन चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहती उस पर टैक्स ज़्यादा लगाती। हमारे व्यूअर्स को एक सलाह दीजिए सर, आप नीति आयोग में गोल्ड के भी टास्क फोर्स में रह चुके हैं, पॉलिसी,
तो गोल्ड पे इन्वेस्ट किया जाए अब आने वाले समय में, या एसआईपी म्यूचुअल फंड्स? क्योंकि मार्केट का वॉलेटाइलिटी जिसे बोलते हैं, वॉलेटाइल बहुत जल्दी है, बार बार ये डर है कि क्रैश हो जाएगा। अमेरिका में भी है, पूरे विश्व में डर है, भारत में भी डर है। अदिति जी, कहाँ आप invest बहुत ये डिफ़िकल्ट सवाल मुझसे पूछ रही है, पर मैं एज ए इकोनॉमिस्ट इसका उत्तर ज़रूर दूंगा। मैं ये कहूँगा सारे लोगों को जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। कोई एक जगह पे सारे निवेश को मत करिए। ये इन्वेस्टमेंट का पहला Don't put नियम। all the eggs in one हाँ, basket. डाइवर्सिफाई कीजिए। कुछ प्रॉपर्टी भी होती है और यही सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करता है हर व्यक्ति के लिए। कोई एक जगह फोकस पे मत करिए। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि व्हाट्सएप मैसेजेस, सोशल मीडिया पोस्ट्स के आधार पे अपने निवेश का निर्णय मत कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं, मैं भी जानता हूँ कई लोगों को, जो व्हाट्सएप मैसेजेस को देख के फलाना XYZ ABC कंपनी में निवेश कर देते हैं और उनको उसका उतना रिटर्न नहीं मिलता। तो पहली बात तो डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। और अब प्रोफेसर वाली हैट पहन ली मैंने। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन आपकी एज पर निर्भर करता है। मतलब इक्विटी में ज़्यादा यंग एज में रखिए, प्रौढ़ एज में है तो इक्विटी में बैलेंस कीजिए, वृद्ध अवस्था में है तो फिक्स्ड इनकम में ज़्यादा रखिए, इक्विटी में कम रखिए। तो ये एज के अनुसार होता है। एज के बाद भी आपके स्पेंडिंग के क्या क्या आपके थ्रेशोल्ड्स है। जैसे बिटिया की शादी करनी है, बिटिया को बाहर भेज करना है, पर उसकी हायर एजुकेशन की व्यवस्था करनी है, वो कब आएगी, उसके हिसाब से अपने निवेश के निर्णय कीजिए, ताकि जब आपको लिक्विडिटी की ज़रूरत हो तब आपके पास पैसा होना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा पैसा ब्लॉक हो गया और मैं उधार लेके अपने कमिटमेंट्स को पूरा कर रहा हूँ। घर खरीदना है, कई लोगों की ऐसी अभिलाषा होती है कि सपरिवार वर्ल्ड टूर करना है, तो कब करना है, उस समय उतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए। अब क्योंकि आपने वो मैं एक सवाल आपसे कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो वास्तव में क्योंकि कहीं ना कहीं हर भारतीय को गर्व होता है और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने का रास्ता कठिन है, देखिए बहुत लंबा है, कब तक पहुंचेगा? अदिति जी, 5 ट्रिलियन तो हम मेरे ख्याल से अभी 4.3 4.4 तक तो हम पहुंच गए। तो मतलब साल भर में 5 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे और अगले 1.5 से 2 साल के बीच हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। अभी हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, पर जो विकसित भारत का संकल्प है वो इससे बहुत बड़ा है। हाँ, वो विकसित भारत के संकल्प में क्वालिटी ऑफ लाइफ है। शायद इसीलिए जापान से हम कुछ नंबर आगे ही आए थे, इसलिए हमने बहुत ज्यादा उसका उत्साह नहीं एब्सोल्यूट दिखाया। नंबर्स में ज़्यादा आए हैं और बहुत गर्व की बात है, ये फ़ख्र की बात है। पर हमें हमारे प्रत्येक देशवासी की एजुकेशन, हेल्थ, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसकी ईटिंग हैबिट्स, उसकी डेली रूटीन्स, उस पर अभी हमको बहुत अचीव करना है और उसी के लिए हमारा 2047 का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब गौरव वल्लभ जी आरबीआई के मंच पर, CII, इन तमाम मंचों पर जब बात करते हैं तो तालियां बजती हैं। वजह है कि अपने अर्थशास्त्र जो सब्जेक्ट है उसकी पकड़ है इनको। और आज हमने जब बात करी तो आसान भाषाओं में एक एक बात बताई। मेरा आपसे फिर निवेदन है कि आप और भी बात करें, चाहे राजस्थान में जाके करें, जो चिंताएं हैं लोगों के मन में उसको हटाएं। आप हर मंच से बात करें और लगातार हम भी आपकी बात लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे जो भ्रांतियां हैं, जो ट्रम्प टैरिफ का डर है या जो नए रिफॉर्म्स हैं, वो खास तौर पे देश के 65% जो युवा हैं, जो अपना भविष्य खोज रहे हैं, बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, वो बेहतर तरीके से इन रिफॉर्म्स को समझ के बना पाएँ। गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा मुझे भी अदिति जी आपसे बात। थैंक यू सर। थैंक यू सर।